हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सीएमए प्रतिभा। वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रभु कॉमर्स एकेडमी। हमारा अकाउंटिंग रेशियो का पार्ट चल रहा था। हमने फर्स्ट पार्ट में लिक्विडिटी रेशियो कवर करा था। उसमें हमने क्विक एसेट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बहुत इजी तरीके से समझा था। आई होप आपको वो समझ आया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये हेल्पफुल लोगों तक पहुँच पाए। जैसे कि सीबीएसई के बोर्ड बहुत पास में आते जा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होएगा। अब हमारा सेकंड पार्ट चल इसमें स्टार्ट करेंगे हम सॉल्वेंसी रेशियो। इसमें 4 पार्ट्स होते हैं। इसको सॉल्वेंसी रेशियो को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसमें 4 पार्ट्स होते हैं। डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इस इनके जो फॉर्मूले हैं हम रटेंगे नहीं, जैसे हमने पहले पार्ट में समझाया था कि भाई फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जब तक आपको सॉल्वेंसी का मतलब नहीं समझ आएगा तब तक ये रेशियो के फॉर्मूलेज आप खुद से नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्वेंसी का मतलब बता देते हैं। सॉल्वेंसी का मतलब ये होता है कि एक जो कंपनी होती है वो अपना कितनी एबिलिटी है उसके अंदर कि अपना इंटरेस्ट कॉस्ट या फिर जो उसने लॉन्ग टर्म के जो लॉन्ग टर्म है ना, शॉर्ट टर्म नहीं, जो भी उसके लॉन्ग टर्म के जो उसने डेट्स ले रखे हैं उसको कितना इजीली वो पे कर सकती है, उस चीज को कहते हैं सॉल्वेंसी। मतलब एक फर्म की एबिलिटी कि वो अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को क्या रेगुलरली पे कर पा रही है, क्या अपने जो जो उसने जो लॉन्ग टर्म के डेट्स ले रखे क्या उसको इजीली पे कर पाएगी। तो इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें 4 रेशोज चाहिए, ठीक है। तो इसमें सबसे बेसिकली आपको ये समझना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। किसके लिए होता है? ये लॉन्ग टर्म के लिए, है ना। शॉर्ट टर्म के लिए तो हमने ए पार्ट डिस्कस करा था, जैसे लिक्विडिटी रेशियो। याद आया आपको? अगर आपको नहीं याद आ रहा तो आप एक बार उसको गो थ्रू कीजिए, ठीक है। तो सॉल्वेंसी रिलेट ही करती है कि हमारा लॉन्ग टर्म से रिलेटेड, लॉन्ग टर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को ये दर्शाता है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले पॉइंट क्या क्लियर हुआ कि इससे हमें इंटरेस्ट कॉस्ट हम पे कर पा रहे हैं और लॉन्ग टर्म के डेट्स हम कितने इजीली पे कर पा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट, फिर हमारा जो इसको मेजर कैसे करते हैं, इसको मेजर कैसे कर पाएंगे कि भाई हमारा डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है। तो डेट इक्विटी रेशियो, डेट का मतलब आपको पता होना चाहिए। डेट का मतलब होता है उधारी। तो इसमें हम किसकी उधारी करेंगे? शॉर्ट टर्म की उधारी के बारे में तो बात नहीं कर रहे, हम इसमें कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की उधारी के बारे में, ठीक है जी। तो लॉन्ग टर्म की उधारी क्या होती है? जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन्स हो गया, ठीक है। इसमें हमारे डिबेंचर्स हो गए, वो लॉन्ग टर्म के होते हैं। लॉन्ग टर्म के जो हम प्रोविजंस बनाते हैं, ठीक है, वो सब हमारा लॉन्ग टर्म में आएगा। तो हमारा डेट किससे रिलेटेड है? हमारा डेट रिलेटेड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग से, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग से। और इसमें हमारा क्या इंक्लूड रहता है? इसमें हम लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी बनाते हैं, क्योंकि डेट्स वो चीज होती है ना जो हमारे बैलेंस शीट में जो हमारी क्रेडिट साइड में जो शो होएगी, है ना। इस साइड में जो हम जैसे लॉन्ग टर्म के प्रोविजंस बनाते हैं, शॉर्ट टर्म के प्रोविजंस नहीं, लॉन्ग टर्म के प्रोविजंस, है ना। तभी तो सॉल्वेंसी हमारी होएगी कि भाई हम लंबे समय के लिए कि अपना इंटरेस्ट पे कर पा रहे हैं, या लंबे समय के लिए हम अपना जो बड़ा बड़ा जो हमने डेट्स ले रखा है, तो उस डेट्स को भी तो हम किसी प्रोविजन के थ्रू ही तो हम पे कर पाएंगे ना। प्रोविजन तो पता है ना आपको क्यों बनाते हैं हम, कि जैसे मान लो मोटा अमाउंट है, मोटे अमाउंट को हमें ना अफोर्ड नहीं कर पाते, हम क्या कहते हैं छोटी छोटी गुल्लक सी बना देते हैं, तो वो होता है प्रोविजन। तो उस गुल्लक से ना हम निकाल लेते हैं पैसे जब हमें जरूरत पड़ती है। तो फिर ये क्या हो गया, किसका पार्ट हो गया? ये डेट्स का पार्ट हो गया, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है। तो अब आपको समझ आया होगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या होता है। तो डेट्स हो गए, है ना। तो अब आप एक मेन फोकस रखिए कि डेट्स किससे रिलेटेड है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग से, ठीक है, या लॉन्ग टर्म डेट से। आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपके आंखों में ये बैलेंस शीट नजर आएगी, है ना, अगर आपको बैलेंस शीट बहुत अच्छे से आती होगी तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। देखिए, मैं समझाती हूँ आपको बैलेंस शीट से कैसे चेक करेंगे आप। जैसे ये बैलेंस शीट है ना, एक मिनट। अब देखिए, जैसे ये बैलेंस शीट है आपकी, ठीक है। बैलेंस शीट में इधर आपका टोटल एसेट्स हो जाता है। क्या होता है इधर? टोटल एसेट्स। या इधर होता है हमारा टोटल क्रेडिटर्स कह लो, है ना। टोटल क्रेडिटर्स कह लो। इसमें शेयर होल्डर्स भी होते हैं। देखो, इधर शेयर होल्डर का फंड होता है, इधर रिजर्व एंड सरप्लस होता है, और इधर हमारे जो डेट्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन होता है। इधर इधर फिर शॉर्ट टर्म के आ जाते हैं ना, शॉर्ट टर्म में जैसे करंट लायबिलिटी वगैरह हो गई, ठीक। तो अगर या तो आप टोटल एसेट्स में से ये शॉर्ट टर्म वाले हटा दो, है ना, शॉर्ट टर्म वाले हटा दो, तो आपका लॉन्ग वाला बच जाएगा ना, ठीक। या फिर आप, है ना, शॉर्ट टर्म वाला हटा दो और ये शेयर वाली ये और ये रिजर्व वाली ये हटा दो, तो आपका ये वाला बैलेंसिंग पार्ट निकल जाएगा।
ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा नहीं तो पोर्शन ये रहता है कि आप कैसे निकालोगे, जैसे जैसे आपको ये टोटल साइड दे रखी हो, इसमें से आप शेयर कैपिटल और ये शॉर्ट टर्म वाले लेस कर दोगे तो भी आपका ये लॉन्ग टर्म के डेट्स निकल जाते हैं। ठीक है, तो देखो इसके फॉर्मूले से ही आपको पता चल रहा है डेट इक्विटी रेशो। तो डेट, सबसे पहले डेट लिख लो। ये तो रेशो है, रेशो का मतलब क्या है, कंपैरिजन होगी। कंपैरिजन करने के लिए ऊपर नीचे रखते हैं, तो डेट आ गया और नीचे क्या होगी, इक्विटी। इक्विटी, इक्विटी मैं डिफाइन कर देती हूँ। इक्विटी क्या कहते हैं, इक्विटी कहते हैं शेयर्स होल्डर्स की या इक्विटी कैपिटल, है ना, इक्विटी कैपिटल, वेरी गुड। तो इक्विटी कैपिटल हो गया। इक्विटी कैपिटल में क्या क्या इंक्लूड करते हैं आप, इसमें आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स आ जाएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स की कैपिटल आ जाएगी, प्रेफरेंशियल शेयर्स की आ जाएगी, और प्लस में जो भी उसका रिजर्व एंड सरप्लस होएगा वो आपका सारा इक्विटी कैपिटल में काउंट होएगा। ठीक है, इक्विटी का क्या मतलब होता है, जिसका इसमें हिस्सेदारी हो, जिसकी प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सेदारी हो, उसको कहते हैं इक्विटी। तो जो इक्विटी जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका ये तो पैसा होता है, अब इन्होंने अपना पैसा एक अलग गुल्लक में डाल दिया, रिजर्व एंड सरप्लस में कर दिया, तो ये इन्हीं का ही तो पैसा है। तो जो इक्विटी शेयर्स है, मतलब जो इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में जो हिस्सेदार हैं, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर भी तो प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सेदार होते हैं ना, इसलिए प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स भी इसमें इंक्लूड होता है इक्विटी में। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि इक्विटी में ये प्रेफरेंशियल शेयर्स क्यों इंक्लूड होते हैं ना, अब आया। नहीं तो इसमें बच्चे रटते रह जाते हैं कि भाई हम इक्विटी कैपिटल में क्या प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को ऐड करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सेदारी होती है। ठीक है, समझ आया। तो आपको इक्विटी का भी मैंने मतलब समझा दिया, तो आपको अब इस फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं, आप इसको समझा पाएंगे कि भाई डेट को कंपेयर करेंगे इक्विटी से। देखो फॉर्मूले से ही आपको ये ड्राइव हो रहा है ना। तो डेट्स मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स, इसमें शॉर्ट टर्म डेट नहीं इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो इसमें लॉन्ग टर्म डेट्स हो गए या प्रोविजंस हो गया, और ये इक्विटी, इक्विटी क्या हो गया, इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी समझ के ये मत समझना कि इक्विटी शेयर होल्डर्स हो गए, नहीं। मैंने अभी क्या बताया आपको कि जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस में जिसका शेयर होगा वो इक्विटी शेयर कैपिटल के हकदार होंगे। ठीक है जी, तो इसमें मैंने इक्विटी शेयर होल्डर्स हो गया, प्रेफरेंशियल शेयर होगा, रिजर्व एंड सरप्लस इसलिए आएगा क्योंकि इन्होंने अलग से गुल्लक बना दी, ये इन्हीं का ही पैसा है, इसलिए रिजर्व एंड सरप्लस भी इसमें इंक्लूड होगा। वेरी गुड। ठीक है, तो या फिर इसको हम अलग लैंग्वेज भी दे सकते हैं, इसको हम शेयर होल्डर फंड भी कह सकते हैं, शेयर होल्डर फंड, वेरी गुड। या फिर नेटवर्थ, भाई कंपनी का ही क्या है, नेटवर्थ ही तो है, कितनी कैपिटल है उसके पास, कितना पैसा है उसके पास, कंपनी के पास कितने शेयर होल्डर्स का पैसा है, तो नेटवर्थ भी कहेंगे। तो इसको अभी हमने पता करा, इसको दो नामों से और जानेंगे हम, शेयर होल्डर्स के फंड और नेटवर्थ। ठीक है जी, तो आपको अगर फॉर्मूले में किसी भी तरीके से दे रखा हो कि नेटवर्थ दे रखी हो आपको, ठीक है, या फिर आपको शेयर होल्डर फंड्स के नाम से दे रखो, शेयर होल्डर फंड्स में ही दोनों शेयर होल्डर्स आ जाएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंशियल, और रिजर्व सरप्लस इसलिए आएगा क्योंकि ये इन दोनों का ही पार्ट है। वेरी गुड। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब हम सेकेंड पार्ट पे करते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या कहता है, टोटल एसेट्स टू डेट्स। देखो अब इसका फॉर्मूला आप खुद ही बना लोगे। ठीक है, तो लिखो, कंपैरिजन है ये। ठीक है, तो टोटल एसेट्स, ठीक है, किससे करना है कंपेयर, टू डेट से। ठीक है, अभी तो मैंने बताया आपको डेट क्या होता है, ये होता है लॉन्ग टर्म। ठीक है जी, तो इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं। तो टोटल एसेट्स को हम लॉन्ग टर्म से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमने लॉन्ग टर्म जो डेट्स लिए हैं उससे हमने अपने टोटल एसेट्स में कितना इन्वेस्ट करा है, कितने परसेंट करा है, कितने टाइम्स करा है। ठीक है, तो आई होप आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए या टेक्स्ट कीजिए या किसी भी माध्यम से आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ गया प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी का मतलब होता है मालिकाना हक। अब इस प्रोप्राइटरी रेशो मतलब मालिकाना हक हो गया। अब इन्होंने टोटल एसेट्स में कितना अपना कब्जा कर रखा है। ठीक है ना, तो आप प्रोप्राइटरी रेशो को कैसे समझेंगे कि शेयर होल्डर फंड्स ने टोटल एसेट्स पे कितना कितना कब्जा कर रखा है। ठीक है, तो प्रोप्राइटर्स कौन हो गए, प्रोप्राइटर्स का मतलब होता है मालिक, अभी मैंने बताया आपको। तो प्रोप्राइटर जो मालिक के जो पैसे होते हैं वो क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स फंड, वेरी गुड।
मैं इसको दूसरे कलर से लिख दूँ क्योंकि इसमें आपका मिक्स हो जाएगा, है ना? आई होप आपको सेकंड वाला इज़िली समझ आ गया होगा। तो मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। बताओ, बताओ कौन-सा करूँ? ब्राउन कर देते हैं। तो प्रोप्राइटर कौन होते हैं? वेरी गुड, जिनके पास इक्विटी इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड होते हैं। तो या तो इनको इक्विटी कह लो या शेयर होल्डर्स फंड कह लो। शेयर होल्डर फंड। अब आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी कि शेयर होल्डर फंड में हमारा इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर होंगे और रिजर्व एंड सरप्लस होंगे। वेरी गुड। ठीक है जी, आप ऐसे ही बने रहेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो इक्विटी हो गया, इक्विटी कह लो या फिर शेयर होल्डर्स के फंड कह लो, क्योंकि प्रोप्राइटर अपना हक कहाँ जमाएगा भाई? कैसे बताएगा कि भाई उसके पास कितना पैसा है? वो अब वो इधर इशारा करेगा कि बैलेंस शीट में जितने भी आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स या प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर या रिजर्व एंड सरप्लस है, वो सारा मेरा पैसा है। ठीक है जी, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो बाहर की चीज होगी ना, तो वो अपना हक थोड़ी जमा पाएगा उस पर, वैसे भी वो तो उसको पे करना है। ठीक है जी, तो प्रोप्राइटर किस पे हक जता क्या कंपेयर करेगा? ये टोटल एसेट से। ठीक है ना, ये बताएगा कि भाई शेयर होल्डर का जो फंड है ये इसने कहाँ पे इन्वेस्ट करा है? टोटल एसेट्स पे। ठीक है, तो आपको ये रटने की जरूरत नहीं है। तो ये मालिकाना हक जता रहा है किस पे दिखा सकता है? ज्यादा से ज्यादा एसेट्स पे ही तो दिखाएगा भाई, कि भाई वो अपनी शान समझेगा कि देखो मैंने अपने टोटल एसेट्स पे इतना इन्वेस्ट कर दिया, अपने इस इक्विटी शेयर होल्डर को मैंने यहाँ टोटल एसेट्स पे लगाया है। वो ये थोड़ी बताएगा कि भाई मैंने डेट से खरीद डेट में इतना पैसा ले लिया उनसे, है ना भाई? नहीं तो उसकी शान में गुस्ताखी नहीं हो जाएगी, है ना? तो अब आपको ये समझ आया होगा कि प्रोप्राइटरी रेशियो किसे कहते हैं। प्रोप्राइटरी का मतलब कि शेयर होल्डर्स जो हैं, जो मालिक जो हैं, मालिक कह रहे हैं कि भाई मैंने टोटल एसेट्स में इतना इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, अब आ जाओ इंटरेस्ट कवरेज। ठीक है, ये तो बहुत आसान है इंटरेस्ट कवरेज, आपको बताऊंगी ऐसे, और आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे कि भाई इसमें हम आफ्टर टैक्स लेंगे या बिफोर टैक्स लेंगे, भाई क्या होता है ये। ठीक है जी, जल्दी जल्दी आप कमेंट कीजिए अच्छे अच्छे, ताकि मैं और वीडियोस बनाऊं। ठीक है जी, मेरे को पिछली वीडियो में बहुत अच्छे व्यूज मिले थे, लेकिन आपने उसको लाइक नहीं करा भाई। लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट होंगे हम। ठीक है जी, ठीक है, अब आ जाओ इंटरेस्ट कवरेज में। ठीक है जी, अब देखो, इंटरेस्ट कवरेज का मतलब ये हो गया, इंटरेस्ट कवरेज का मतलब ये हो गया कि क्या आपके पास उतना प्रॉफिट है कि आप इंटरेस्ट पे कर सके, है ना? क्या आपके पास इतना प्रॉफिट है कि जो आपके फिक्स्ड इंटरेस्ट हैं, क्या उसको आप निकाल पा रहे हैं अपने प्रॉफिट में से? ठीक है, ये कैसे पता करेंगे? ये आप जब आपके पास प्रॉफिट होएगा ना, प्रॉफिट बिफोर वाला, क्योंकि आफ्टर ही अगर आपने ले लिया तो उसमें क्या कंपैरिजन होगी कि भाई आपने कितना इंटरेस्ट लिया कितना नहीं लिया, है ना भाई? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स। ठीक है, इसको कहते हैं एंड इनकम टैक्स, इसको कहते हैं पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है भाई, टैक्स इसमें बिफोर टैक्स भी इसलिए होगा क्योंकि टैक्स जो है वो आफ्टर इंटरेस्ट के बाद ही कैलकुलेट करते हैं ना। मैं पॉइंट को फिर से दोहरा रही हूँ, टैक्स तभी कैलकुलेट होगा जब वो इंटरेस्ट पे हो गया होता है। हम इसमें बिफोर इंटरेस्ट लेंगे क्योंकि हमें इंटरेस्ट का ही देखना है कि भाई वो क्या कवर हो पाएगा। ठीक है, अगर हमने आफ्टर इंटरेस्ट ले लिया तो इसमें तो हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे कि क्या हम उतना इंटरेस्ट पोर्शन दे पा रहे हैं। ठीक है, तो ये बिफोर अब आपको कभी नहीं भूलेगा। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, है ना? क्योंकि मुझे इंटरेस्ट कवरेज से पहले चाहिए, बाद में नहीं। ठीक है, तो इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट की बात हो गई है तो टैक्स भी बिफोर ही लगेगा, आफ्टर टैक्स नहीं कह सकते आप इसको, क्योंकि टैक्स कब लगता है? इंटरेस्ट पे करने के बाद। इसमें तो हम इंटरेस्ट अभी पे ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो पीवीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट कवरेज की बात हो रही है तो भाई इंटरेस्ट। ठीक है जी, तो फिक्स्ड इंटरेस्ट कितना चार्ज हो रहा है? ठीक है, अब ये इंटरेस्ट किसी पे भी चार्ज हो सकता है, जैसे कि मान लो आप डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट पे करते हैं रेगुलर। ठीक है, जैसे कि 10% डिबेंचर पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, या आपने लोन ले रखा है 5% पे, तो जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, अगर ये दोनों ही दे रखे हैं तो दोनों का इंटरेस्ट ही लिखेंगे। ठीक है जी, कोई एक का नहीं। तो आपके दिमाग में ये घंटी हो जानी चाहिए कि भाई इंटरेस्ट कवरेज में ये इंटरेस्ट हम कितना पे करना है हमें पूरे साल में। तो वो क्या हमने इतना प्रॉफिट कमाया है कि हम अपना इंटरेस्ट को पे कर पाए। तो इसलिए होता है क्या हमारा इंटरेस्ट कवर हो रहा है, क्या हमारा इस प्रॉफिट में इतना इंटरेस्ट इतना कमा पा रहे हैं कि हम अपना इंटरेस्ट पे कर सकें।
आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और अगर नहीं आया तो आप दोबारा इस वीडियो को देखिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और आपको दोबारा इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इसको खुद से ही फ़ॉर्मूला बना लेंगे, ठीक है जी? तो आई होप आपको ये कोर कॉन्सेप्ट्स वाले एनालिसिस बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ये जो अपकमिंग जो सीबीएसई बोर्ड्स हैं उसमें औरों की हेल्प हो सके। थैंक यू। आप बहुत मेहनत कीजिए। अब आप